विलासपुर नाम का एक अनोखा गांव था। घर सबके कच्चे थे, लेकिन मन सबका पक्का। हमेशा वहां चहल पहल रहती थी। अधिकतर गांव के व्यक्ति शहर कमाने चले जाते और महीने में एक आध बार अपने गांव विलासपुर आते। गांव की महिलाएं कुछ न कुछ छोटे काम करके घर के खर्चे चलाया करती थी। कहाँ जा रहे हो बेटा मोनू? घर चले जाओ, तूफान आ रहा है और बारिश आने की भी संभावना है। आज मेरे पिताजी शहर से मेरे लिए माटी का गुड्डा लेकर आने वाले हैं। मैं वो गुड्डा घुमर चाचा तुम्हें कभी नहीं दूंगा। लेकिन चलो, वो सीधा घर आ जाएंगे। तुम पहले अंदर चलो और पिताजी के ना आने तक तुम अपनी माँ के साथ ही रहना। उस समय मूसलाधार बारिश का संकट था। पूरे गांव के लोग अपने अपने घरों में जाकर बारिश आकर चले जाने का इंतजार कर रहे थे। माँ, पापा कब तक आएंगे? मैं कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ। आ जाएंगे बेटा, बस तुम शांत हो जाओ और देखना, वो तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आएंगे। कुछ ही देर में बहुत जोरों से बारिश होनी शुरू हो जाती है। गांव पूरा डूबने वाला होता है। तब वही मोनू के पिताजी वहां आ जाते हैं। भाग्यवान, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, वरना हम यहीं फंस जाएंगे। क्योंकि मौसम विभाग से खबर आई है कि कई दिनों तक बारिश नहीं रुकने वाली। अगर हम यहाँ रहे तो हमारी दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारा घर बार, हमारा ठिकाना, सब कुछ तो यही है और हमारे पास तो अब राशन भी नहीं बचा। और इस घर के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं है। पिताजी, आप मेरे लिए गुड्डा लेकर आए या नहीं? बेटा, गुड्डा तो मैं तुम्हें बरसात के बाद दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये बड़ी सी किताब लेकर आया हूँ जिसमें तुम अपनी शिकायत लिख सको। तब उन्हें घुम्मड़ चाचा आवाज देते हैं। अरे चंद्रकांत बेटा, पूरा गांव नदी के उस पार जा रहा है। जब तक बारिश खत्म नहीं होती तब तक हम वहीं रहने वाले हैं। अपना कीमती सामान लेकर हमारे साथ वहां चलो। लेकिन हमारा गुजारा वहां कैसे होगा? हम क्या करेंगे वहां पर? तुम बस अपने घर का कीमती सामान ले चलो। कुछ राशन हो तो वो भी ले लो और वहां पर हमारे साथ चलो। इसी में सबकी जानें बचेंगी। वरना अगर नदी और बारिश का पानी हमारे गांव में आ गया तो हमारे घर नहीं बचेंगे। चंद्रकांत अपने परिवार और कीमती सामान लेकर जा ही रहा था कि मोनू ने अपने साथ किताब भी ले ली। बेटा, तुम अपनी किताब मुझे दे दो, वरना तुम्हारी किताब पानी में भीग जाएगी। ठीक है माँ। सारे गांव वाले नदी के उस पार जाकर मिलते हैं और सारे ही जिसके पास जो हो सकता था वो लेकर नदी के पार चला गया। किसी ने बासी खाना लिया तो किसी ने अपने कपड़े और जेवरात। नदी के तट पर गांव वाले बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। पूरे एक दिन उस तट पर बिताने के बाद ना राशन बचा, ना ठिकाना। पानी भी समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। अगर ऐसे ही बारिश होते रही तो हम में से कोई नहीं बचेगा। हमें स्वयं इंद्रदेव से प्रार्थना करनी होगी, तब जाकर कुछ उपाय निकलेगा। आखिर इन सब में हमारी कोई गलती नहीं है। हे इंद्रदेव, कृपा करें। हमारे साथ बच्चे बूढ़े भी हैं। कृपा करें, उन बेचारों के प्राण संकट में हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर एक बड़ा सा उजाला आता है और इंद्रदेव प्रकट होते हैं। इस वर्षा का कारण स्वयं पृथ्वी के लोग हैं। इसमें मैं तुम पर वर्षा रोककर कृपा तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें बचा जरूर सकता हूँ। तुम्हारे पुत्र के पास एक कागज की किताब है। उस कागज की किताब से वो जितने भी घर बनाएगा वो बड़े हो जाएंगे और बारिश में भीगेंगे भी नहीं। जैसे ही वर्षा खत्म होगी सारे घर समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर इंद्रदेव वहां से चले गए और मोनू ने कई सारे कागज के घर बनाए। जैसे ही उन्हें जमीन पर रखा वो देखते ही देखते बड़े से कागज के घर बन गए। सारे विलासपुर वासी कागज के घर में रहने लगे। बारिश अब भी जोरों से चल रही थी। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। इतनी तेज बारिश में
हमारे पास खाने को कुछ बचा नहीं है। हम क्या बनाकर खिलाएं जिससे बच्चों का पेट भर पाए। चंद्रकांत घुम्मड़ चाचा के कागज के कुटिया में जैसे तैसे चला जाता है। क्या हुआ चंद्रकांत बेटा, तुम इतनी बारिश में बाहर क्यों घूम रहे हो? क्या बताऊं काका, मेरा बच्चा और पत्नी दोनों भूख से कराह रहे हैं। अगर हमने खाने का इंतजाम नहीं किया तो संकट ना आ जाए। जैसे तैसे अब जाकर बारिश हमारे घरों में नहीं आ रही है, वरना हमारा असली घर भी पानी में डूब चुका है। मेरे गांव वाले घर में कुछ चावल और मसाला है, अगर वहां जैसे तैसे पहुंच जाएं तो कुछ दिनों के खाने का इंतजाम हो जाएगा। मेरे घर पर भी मेरा शहर से लाया हुआ बैग है, अगर हम वहां चलकर अपने लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हैं तो बहुत भला होगा। कड़कड़ाती बिजली और बारिश में अपनी जान की बाजी लगाकर दोनों अपने बाढ़ में डूबे गांव विलासपुर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उनके गले तक पानी भर गया है। यहाँ तो पूरे गले तक पानी भरा हुआ है। कहीं हमारे घर का बचा खुचा राशन भीग गया होगा तो हम क्या करेंगे? हमारा यहाँ से लौट जाना ही ठीक है। नहीं, मैंने अपना राशन घर के ऊपर स्टील की टंकी में रखा हुआ है। अगर हम मेरे घर से वो टंकी ले चलें तो हमारा काम बन जाएगा। रुकिए, मैं जाकर ले आता हूँ, आप यहीं ठहरिए। चंद्रकांत घुम्मड़ चाचा के घर जाकर, जो घर पानी से आधा भरा हुआ था, वहां से राशन की टंकी ले लेता है। घुम्मड़ चाचा और चंद्रकांत सारा राशन लेकर कागज के गांव पहुंचते हैं। उनके हाथ में राशन देखकर पूरे गांव वाले बेहद खुश हो जाते हैं। इस चावल से हम खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। इससे हम कुछ दिन और यहाँ अच्छे से बिता लेंगे और सबका पेट भी भर जाएगा। पूरे 2 दिन बीतने के बाद बारिश हल्की कम हो जाती है। लगता है बारिश बंद होने वाली है। अगर ऐसा होगा तो हमारा विलासपुर गांव, वहां जाकर हम रहने लगेंगे। कुछ ही समय में बारिश बंद हो जाती है। सारे बेहद खुश हो जाते हैं। बारिश के बंद होते ही कागज का गांव इंद्रदेव के कहे अनुसार गायब हो जाता है। सारे अपने गांव विलासपुर पहुंचकर पानी कम होने का इंतजार करने लगते हैं। अरे देखो, कच्चे घर इतने भीगने के बाद भी नहीं डूबे। ये जरूर इंद्रदेव की महिमा है। ये, अब मैं अपने असली घर में रहूंगा। हाँ बेटा, तुम अब यहाँ पर रहोगे। सारे गांव वाले अपना घर अच्छा पाकर खुशी खुशी विलासपुर में जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उत्तराखंड के एक गांव में कमलेश अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। कमलेश दिन की दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी एक बेटी थी, डॉली, जो हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। डॉली के बोर्ड्स एग्जाम सर पर थे, इसलिए कमलेश दिन रात मेहनत करके डॉली के स्कूल की ट्यूशन की फीस भरता। लेकिन डॉली का पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। दिन भर डॉली मोबाइल पर गेम्स खेलती या तो अपने दोस्तों से ऑनलाइन बातें करती। पूरा दिन उसका मोबाइल पर ही निकल जाता था, मानो किताब को हाथ लगाए महीनों बीत चुके थे। दिन भर मोबाइल में रहती हो, कभी तो पढ़ लिया करो। तुम्हारी माँ और मैं दिन भर मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुम हो कि दिन भर बस इस मोबाइल में पड़ी रहती हो। रिजल्ट अगर बेकार आया तो तुम्हारी और तुम्हारे इस मोबाइल की खैर नहीं। ओफो, पापा क्या आप भी सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं? आज आपको काम के लिए लेट नहीं हो रहा क्या? डॉली और कमलेश की अनबन शुरू हो गई थी और तभी उनके घर उनका लैंडलॉर्ड यानी मकान का मालिक आ जाता है। अरे भाई, कैसे हो कमलेश? तुमने पिछले 3 महीने का भाड़ा नहीं भरा है। कब तक देने का विचार है भाई? इस महीने के आखिर तक 3 महीने का भाड़ा और 15,000 डिपॉजिट लाके दे दो, वरना घर खाली कर देना, मैं बता रहा हूँ। जी हुजूर, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैं आपको 3 महीने का भाड़ा जरूर दे दूंगा, लेकिन 15,000 डिपॉजिट कहाँ से भरूंगा? ये सब मुझे नहीं पता। तुमसे अच्छा किराएदार मिल गया जो भाड़ा और डिपॉजिट दोनों ज्यादा देगा। इतना कहकर मकान मालिक वहाँ से चला गया। कमलेश और उसका परिवार निराश होकर सोचने लगे, अब क्या करेंगे हम डॉली के पापा?
हमारे पास तो कोई और रास्ता भी नहीं है, ना ही कोई रिश्तेदार जिससे हम मदद ले सके। अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाग्यवान, अंधेरा नजर आ रहा है। इतना कहकर कमलेश मजदूरी करने चला जाता है। कमलेश जब दिहाड़ी करने अपने स्थान पर पहुंचता है, तब वो देखता है कि अन्य मजदूर अपना अपना सामान बांधकर वहां से जा रहे हैं। अरे पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, किस्मत बहुत खराब चल रही है। अरे क्या हुआ भैया, सारे मजदूर कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ जाएंगे? अपने अपने घर जा रहे हैं। और कहाँ? ठेकेदार ने सबको नौकरी से निकाल दिया है। उस आदमी की बात सुनकर कमलेश भागता हुआ ठेकेदार के पास पहुंच जाता है। अरे ठेकेदार साहब, हम सारे मजदूर कहाँ जाएंगे? हमारे घर में बच्चे और परिवार हैं। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने क्या जानबूझ के काम बंद किया है? जिनकी जमीन है उनका अच्छा व्यापार न होने के कारण सबको काम से निकाल दिया गया है। ठेकेदार साहब, आपके पास कोई दूसरा काम है? कृपा करके बताइए, वरना मेरा परिवार रोड पर आ जाएगा। अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, तुम्हें जाकर बाहर ही कुछ ढूंढना पड़ेगा। मुझे माफ करना। कमलेश ठेकेदार की बातों को सुनकर वहां से चला जाता है और वो रास्ते में एक मंदिर पर बैठकर सोचने लगता है। हे भगवान, अपनी बच्ची और अपने परिवार को मैं कैसे संभालूंगा? मुझे आपकी मदद चाहिए। कुछ तो रास्ता दिखाइए भगवान, मार्गदर्शन कीजिए। उसी समय एक आदमी मंदिर की तरफ परेशान भागता हुआ आता है और आकर मंदिर के पीछे छिप जाता है। उस आदमी के पीछे कई लोग पड़े हुए थे। अरे कहाँ छुप गया? बाहर आ, तेरी खैर नहीं आज तो। चलो उसे दूसरी तरफ जाकर देखते हैं। मंदिर के आगे भागते हुए मैंने देखा है। कमलेश ने उस आदमी को छुपते हुए देख उससे बात करने का फैसला किया। क्या हुआ भाई, क्या चोरी करके भागे हो जो लोग तुम्हारे पीछे आ रहे हैं? मैं कोई चोर नहीं हूँ। मेरी एक प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री है, सरकार ने उस पर रोक लगा दी है। इसी वजह से लोग मुझे मारने के लिए पीछे पड़े हैं। उनका कहना है कि हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल कर वातावरण को दूषित किया है। वातावरण को तो तुमने दूषित किया ही है। जाओ, इसमें मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर कमलेश वहां से जाने ही लगता है। तब कैलाश ने उसे आवाज लगाकर कहा, सुनो भाई, एक मिनट रुको। क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर पर छुपा सकते हो? जैसे ही माहौल शांत हो जाएगा, मैं वापस अपने घर और दूसरा कारोबार शुरू कर दूंगा। अरे भाई, यहाँ मेरे ही परिवार के लिए घर का ठिकाना नहीं है। तुम ऊपर से अलग मेरी किस्मत में आ टपके हो। कमलेश वहां से चला जाता है और अपने घर जाकर पूरी बातें मधु और डॉली को बताता है। अब हम क्या करेंगे? डॉली के बोर्ड्स एग्जाम सर पर हैं। कहीं हमारे घर की तकलीफ की वजह से हमारी बच्ची फेल ना हो जाए। डॉली उस समय अपने मोबाइल पर गेम खेल रही थी और सारी बातें सुनने के बाद डॉली ने कहा, पापा, क्यों ना हम प्लास्टिक का घर बनाकर वहाँ रह ले? प्लास्टिक का घर कैसे? प्लास्टिक से तो हमारा वातावरण अच्छा नहीं रहता। आज ही मेरी एक आदमी से मुलाकात हुई जिसके पीछे लोग पड़े थे। प्लास्टिक की फैक्ट्री थी उनकी। क्या आप उस आदमी को जानते हैं? क्यों ना उनके फैक्ट्री से कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स लेकर हम अपना खुद का एक घर बना ले। मैंने भी सुना है प्लास्टिक कभी नहीं सड़ता और इससे हमारे घर की तकलीफ दूर हो जाएगी और उस आदमी का कारोबार भी चलने लगेगा। अरे तुम सबकी अकल ठिकाने पर तो है? कुछ भी बोले जा रहे हो। प्लास्टिक का घर कैसे बन सकता है? घर वालों की बातें सुनकर कमलेश रात भर प्लास्टिक के घर के बारे में सोचता रहा और सुबह उठते ही वो कुछ चिप्स और बिस्किट के पैकेट्स लेकर मंदिर की ओर चला गया। कैलाश भाई, आप हो या चले गए? मैं आपके लिए कुछ वेफर्स और बिस्किट्स लेकर आया हूँ। मंदिर जाने के बाद उसने देखा कैलाश वहीं मंदिर के बगीचे की सीट पर सोया हुआ था। क्या हो गया भाई, तुम अब आ रहे हो? जब मेरी पूरी रात मच्छरों ने उल्टी सीधी कर दी तब कहाँ थे? अरे ये सब बातें छोड़िए, मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे हम दोनों के काम हो जाएंगे। क्या है, जरा मुझे भी तो बताओ। कमलेश कैलाश से सारी बातें बताता है। हमें आपकी फैक्ट्री की प्लास्टिक बोतल की जरूरत पड़ेगी। उसके अंदर मिट्टी भर के हम कई घर बना सकते हैं।
इससे आपका कारोबार फिर से तेजी पकड़ लेगा और हम जैसे गरीबों की भी मदद होगी। हाँ, सोच तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये काम हम दोनों कर पाएंगे? हमें और भी तो लोगों की मदद लगेगी। उसकी आप चिंता मत करिए। मेरे साथ ही कई मजदूर हैं जिन्हें काम की जरूरत है। उन्हें आप दिन की दिहाड़ी देंगे तभी वो काम करना शुरू कर देंगे। कमलेश जाकर सारे साथी मजदूरों को ये बात बताता है और सारे ही मजदूर अपना अपना प्लास्टिक का घर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो भाइयों, इतिहास में हम अब कुछ अलग और अपना करने जा रहे हैं। हमें लगन के साथ काम करना होगा, तब हम सक्रिय होंगे। अरे लेकिन हम अपना घर बनवाएंगे कहाँ? अरे तुम सब इसकी चिंता मत करो, मेरी फैक्ट्री के पास ही बहुत बड़ी बंजर जमीन है। तुम सब अपना अपना घर वहाँ बना सकते हो। सारे मजदूरों ने प्लास्टिक के अंदर मिट्टी भर के बॉटल्स के ऊपर बॉटल रखना शुरू कर दिया और उनका घर बनने का काम शुरू हो गया। कुछ वक्त बीत गया और अब मजदूरों का घर बनकर तैयार हो गया था। लेकिन उसी समय एक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई। अरे बहुत जोर से बारिश हो रही है, लगता है हमारा प्लास्टिक का घर डूब जाएगा। गौरी बेटा जरा संभल के। पूरे गांव में पानी भर गया है, कहीं हमारे घर के अंदर भी ना आ जाए। प्लास्टिक के मजबूत होने की वजह से पानी घर में नहीं आ सका। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। हमारा घर बच गया, हुर्रे! सारे मजदूर और उनका परिवार मिलकर जश्न मनाने लगते हैं। तभी डॉली वहाँ पर आकर कहती है, पापा ये देखिए, मेरा आज का रिजल्ट आ गया और मैं फर्स्ट आई हूँ, पता है। कमलेश और उसका परिवार ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। कर्नाटका के एक गांव कुरांगिनी में कुछ आदिवासी रहते थे जो हमेशा अपने पितृदेव यानी अपने कुल देवता की सेवा करते थे। उनका मन था कि कुल देवता की पूजा अर्चना करके ही उनका जीवन बहुत अच्छा और बहुत सुकून से गुजरेगा। उनके घर भी हवा में झूलते हुए बने थे। वो चाहते थे कि गैर समाज का व्यक्ति उनके पास ना आए और ना ही वो किसी के पास जाना चाहते थे। हमेशा से खेतों से चावल और दाल और कई सारे फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते। उसी वक्त कुरांगिनी के पास वाले गांव में कुछ बच्चे कैंपिंग करने गए थे, चंदू, मंगलू और कविता। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं हॉलिडे पर आई हूँ। सच कहा, यहाँ हम कुछ दिनों तक कैंप करेंगे और आसपास की चीजें भी ढूंढ निकालेंगे, मजा आएगा। हाँ, और सुबह होते ही हम आसपास के गांव घूमने जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या है। कुरांगिनी गांव के पास के कैंपिंग स्पॉट पर तीनों दोस्त आराम करने लगते हैं। सुबह होते ही उन्होंने तय किया कि सारे घूमने जाएंगे कुरांगिनी की तरफ। कुरांगिनी के पास जाते ही कविता ने झूलता हुआ घर देखा और कहा, अरे वाह, ये देखो झूलता हुआ घर। लगता है यहाँ के लोगों को झूला झूलने का बहुत शौक है, इसलिए ऊपर वहाँ पेड़ पर ही घर बना लिया है। कितने गजब की खूबसूरती, पूरा गांव हरा भरा है, ताजी हवा, सुंदरता में तो ये सब देखकर खुश हो रहा हूँ। पता नहीं आगे क्या क्या देखने मिलेगा। लेकिन पता नहीं मुझे डर क्यों लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है हमारे साथ। ओफो, तुम तो हमेशा ही नेगेटिव बातें करते रहते हो। अब चुप भी करो और यहाँ का नजारा देखो। कुरांगिनी गांव के आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया, जो दिखने में डरावने और खूंखार लग रहे थे। इन्हें देखते ही तीनों दोस्तों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। कौन है आप लोग और हमसे क्या चाहते हैं? अरे हमेशा शहरी लोगों को हम यहाँ आने से रोकते हैं। तुम लोगों को कितनी बार समझाया है, हमारे गांव के आसपास भी नजर मत आना, लेकिन फिर भी तुम नहीं समझते। अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारा हिसाब हमारे गांव के देवता करेंगे। ले चलो इन्हें, आज हमारी देवी ही बताएंगी कि इनका क्या करना है। अगर तुम यहाँ से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। क्या करना होगा?
मंजूर है। तुम्हें हमारे गांव की सभ्यता और परंपरा में रहना होगा। प्रकृति की सेवा में अपना मन, धन सब त्यागना होगा। इतना कहकर प्रकृति की देवी वहां से चली जाती है। तुमने सुना? जैसे हमारी देवी ने कहा वैसे ही तुम्हें करना होगा, नहीं तो हमारी देवी नाराज हो जाएगी। अब से तुम कुरांगनी के निवासी हो। तुम्हें हमारे नियम और कायदे चलाने होंगे और हमारी देवी को खुश करना होगा। क्या आप हमें समझाएंगे कि हमें करना क्या है? हंसते हंसते हमारे रास्ते बंद हो गए और अब ये नया तमाशा आ गया है। जल्दी बताओ हमें क्या करना है। मैं जिंदगी भर के लिए तैयार हूँ। जैसा हमारी देवी ने कहा वैसा ही तुम्हें करना होगा। हमारे तौर तरीके तुम्हें अपनाने होंगे। सारी शहरी चीजें तुम्हें फेंकनी होगी। कविता, मंगलू और शैलेश के पास कोई चारा नहीं रहता। उन्हें उनके तौर तरीके आजमाने ही पड़ते हैं। हमने तुम्हारी सारी व्यवस्था झूलते हुए घर में कर दी है। आज से तुम वहीं रहोगे और हमारा जीवन व्यतीत करोगे। यही सीख और सजा है तुम्हारी। ये रहे तुम्हारे कपड़े। छोड़ दो हमें, घर जाना है हमें जाने दो। अरे चिल्लाना बंद करो और इन्हें देखो। तुम्हें लगता है हमें जाने देंगे यहाँ से? हमें यही इनकी बातें माननी होगी, तब जाकर कुछ होगा। मैंने पहले ही कहा था कि हमें संभल कर रहना चाहिए, लेकिन तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी। उन्हें समझ आने लगा था कि प्रकृति सबसे बढ़कर है। ये रहा तुम्हारा भोजन। इसे खाकर हमारे साथ खेत में काम करने चलो। ये क्या है? मुझे ये सब करने की आदत नहीं है। दिखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है। मंगलू, इसे खाकर तो देखो। चुपचाप खाकर हमारे साथ चलो। जैसे ही उन्होंने कुरांगिनी गांव का खाना खाया, वाह यार, ये कितना स्वादिष्ट है। अगर हमें ये खाना हर रोज मिले तो मैं यहाँ से कभी नहीं जाना चाहूंगी। बिना मिलावट के खाने की बात ही कुछ और है। सच कहा तुम दोनों ने। हमें यहाँ कुछ दिन बिताने हैं। इससे हमें एक अच्छी सीख और अच्छी समझ के साथ जाएंगे। तीनों ही कुरांगिनी गांव के लोगों के साथ समय बिताने लगते हैं। उनके साथ खेतों में जाकर खेती, पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ना और कई सारे गांव की परंपरा में भाग लेते हैं। पूरे 1 महीने तक वो कुरांगिनी गांव वालों के साथ रहते हैं। उनके तौर तरीके सीखने के बाद मुखिया कहता है, हमारे गांव में कल मेला लगने वाला है। इस मेले में कई सारे व्यंजन और कई सारे कारनामे होते हैं। इस मेले में हम आ सकते हैं क्या? अब तो हम भी कुरांगिनी के निवासी हैं। क्यों नहीं? अब तुम हम में से ही एक हो। तुम यहाँ आ सकते हो। अगले ही दिन तीनों मेले में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर कविता के माँ बाप कविता को ढूंढते हुए आ जाते हैं। कविता की माँ रोने लगती है। कहाँ थी मेरी बच्ची? हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। इन लफंगों के साथ हमें पता था कि तुम किसी मुसीबत में हो। कुरांगिनी गांव के लोग कविता के पिता की बात सुनकर डर जाते हैं। तब कविता कहती है, लेकिन पिताजी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मुखिया जी ने अपना कर्तव्य निभाया और हमें एक बहुत अच्छी सीख दी जो कोई स्कूल या कॉलेज हमें नहीं दे पाता। इस गांव में आने के बाद हमने हमारी प्रकृति के बारे में जानने का बड़ा अवसर प्राप्त किया। हमें पता चला कि हमारी दुनिया से बढ़कर भी कुछ चीज है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस कुरांगिनी गांव और यहाँ के लोगों का जो हमें यहाँ आने का मौका मिला। सब कुछ सुनने के बाद मुखिया कहते हैं, देखा हमारे साथ रहने का नतीजा। मुझे गर्व है तुम तीनों पर। हमें तुम्हें यही सिखाना था। मुझे तो तुम तीनों पर नाज है। प्रकृति देवी की शर्त पूरी होती है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो और अपना सामाजिक जीवन बिता सकते हो। कविता, मंगलू और शैलेश वहाँ से खुशी खुशी जाने लगते हैं। हम आप सब से मिलने साल में एक बार जरूर आएंगे और शहर जाकर लोगों को प्रकृति के बारे में सतर्क करेंगे। ये कहानी है उत्तराखंड के बिल्लू की। बिल्लू अपनी पत्नी रूपा के साथ शहर के छोटे कमरे में रहता था। वैसे तो बिल्लू बर्तन की दुकान पर काम किया करता था और बिल्लू की पत्नी रूपा ब्यूटी पार्लर में काम करके अपना घर चलाया करती थी। एक दिन बिल्लू पर उसके साथीदारों ने बर्तन की चोरी का इल्जाम लगा दिया। बिल्लू बेकसूर था
फिर भी उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। बिल्लू, तुम पर तुम्हारे साथीदारों ने ये आरोप लगाया है कि तुम हमारे दुकान से बर्तन चुराकर बाहर बेचते हो। मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मालकिन, मैंने देखा था रात को बिल्लू सारे बर्तन लेकर एक गाड़ी में रख रहा था। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें नौकरी से तुरंत ही निकाला जाता है। ये तो हमारे दयालु होने की वजह से तुम पर मुकदमा नहीं कर रही हूँ। उस वक्त बिल्लू की बात किसी ने नहीं सुनी और बिल्लू वहाँ से गुमसुम होकर अपने घर चला गया और घर जाकर सारी बातें रूपा से कही। लेकिन उन्होंने आपको नौकरी से क्यों निकाला? आप वहाँ इतने सालों से काम कर रहे थे। मेरे ईमानदार और सरल होने की वजह से मेरे साथ काम करने वाले सभी मुझसे जलते थे। वो अपने मन की मनमानी नहीं कर पाते थे। अब हमें हमारे उत्तराखंड गांव जाना होगा। वहीं जाकर कुछ उपाय मिल पाएगा। तुमने ठीक कहा। वहाँ चलकर हम कोई छोटी मोटी चीज शुरू कर देंगे और वहीं अपना गुजारा करेंगे। बिल्लू और रूपा दोनों ही अपने उत्तराखंड के छोटे से गांव में चले गए, जहाँ ना तो उनके घर का कोई ठिकाना था, ना ही किसी कारोबार का। गांव जाते ही सबसे पहले उन्होंने अपने गांव के सबसे पुराने पवित्र मंदिर में दर्शन किए। बचपन में इस मंदिर में अपनी माँ के साथ आया करता था। तब से ये मंदिर वैसा का वैसा ही पवित्र है। लोगों का मानना है कि यहाँ जो भी इच्छा मांगो वो पूरी होती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान करे हमारे सारे दुख खत्म हो जाए। बिल्लू और रूपा मंदिर में प्रार्थना करके बाहर जा ही रहे थे कि बिल्लू की नजर मंदिर के कोने में रखे एक शीशे पर पड़ी, जो हल्की सी रात को चमक रही थी। रूपा, वो देखो, मंदिर के उस कोने में शीशा रखा हुआ है और वो चमक भी रहा है। ना तो हमारे पास घर है और ना ही कोई जगह। हम उसका करेंगे भी क्या? हमें यहाँ से चलना चाहिए। रुको, हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। मंदिर में श्रृंगार का क्या काम? उस शीशे को हम बाहर रखवा देते हैं। बिल्लू जैसे ही उस शीशे को उठाकर मंदिर के बाहर ले जाता है, वहाँ एक जोर सी बिजली आती है और उस शीशे से टकराती है। शीशा बिल्लू के हाथ से छूट जाता है। उस बिजली की आवाज से बिल्लू और रूपा बहुत डर जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? रूपा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमारी जान को खतरा भी हो सकता है। जल्दी चलिए, रोशनी और ना आ जाए। रूपा और बिल्लू मंदिर के बाहर जाने ही वाले थे कि शीशा और चमकने लगा और देखते ही देखते उसके अंदर से एक बुजुर्ग औरत बाहर आ गई। हे भगवान, मैं ये क्या देख रही हूँ? शीशे के अंदर से कोई कैसे आ सकता है? तुम दोनों घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मैं इस शीशे में मंदिर के श्राप के कारण कैद थी। इस शीशे से मुझे पूरे 20 साल बाद छुटकारा मिला है। लेकिन ये कैसा मजाक है? शीशे के अंदर कोई कैसे कैद हो सकता है? ये बात है 20 साल पहले की, जब तुम भी इस गांव के निवासी थे। गांव में छल कपट और दुष्टता ज्यादा होने की वजह से गांव के पुजारी और गांव वालों ने मिलकर इस जादुई शीशे की नगरी बनाई। तो इस चीज से जो भी छल या कपटी आदमी इस शीशे के सामने खड़ा होता है, तो वो तुरंत ही शीशे की चपेट में आ जाता है। जादुई शीशे की नगरी? लेकिन उसमें कैद कैसे हुई आप? गांव के मंदिर में चोरी होने की वजह से उस वक्त पुजारी ने मुझे जादुई शीशे की नगरी में कैद कर दिया था। तुमने जब मंदिर से शीशा बाहर निकाला तो मैं आजाद हुई। चलो, मैं तुम्हें जादुई शीशे की नगरी में लेकर चलती हूँ। उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर रूपा और बिल्लू उत्साहित हो गए और जादुई शीशे का गांव यानी शीशे की नगरी में जाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन हम वहाँ से बाहर कैसे आएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो। तुम दोनों पति पत्नी का मन बहुत साफ है। सबसे पहले तुम उस शीशे के सामने खड़े हो जाओ और शीशे के सामने इस मंदिर के चंदन यानी तिलक को अपने सर पे लगाओ और तुम फौरन उस शीशे की दुनिया में चले जाओगे।
उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर दोनों ने उस शीशे के सामने उस मंदिर का पवित्र तिलक लगाया। जैसे ही उन्होंने तिलक लगाया, दोनों उस शीशे के अंदर खींचे चले गए। उन्हीं के साथ बुजुर्ग अम्मा भी चली गईं। ये तो सच में शीशे का गांव है। यहाँ तो पेड़ पौधे सब कुछ शीशे का है। ये बड़ी अजीब सी भूल भुलैया है। यहाँ रहना तो बहुत मुश्किल है। बिल्लू और रूपा बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर बुजुर्ग अम्मा आ गई। ये है शीशे का गांव। यहाँ उन्हें सजा मिलती है जो दोषी होते हैं, जिन्होंने चोरी चकारी और कई सारे अपराध किए हैं। इसी वजह से मैंने अपने जीवन के 20 साल यहाँ पर निकाले हैं। बिल्लू को बुजुर्ग अम्मा की शीशे के इंसाफ की बात सुनकर अपने शहर में चोरी के इल्जाम की बात याद आती है और तब वो कहता है, क्या ये शीशा मैं शहर लेकर जा सकता हूँ? मैंने अपनी मेहनत से की हुई नौकरी चोरी के इल्जाम में गंवा दी। और हमारे पास शहर के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। तुम दोनों के हालात को मैं समझ सकती हूँ। तुम इसे अवश्य ले जा सकते हो। बिल्लू और रूपा अम्मा की बात सुनकर बहुत खुश हो गए। लेकिन यहाँ से निकलने का उपाय क्या है? तुम्हें बस अपने लगाए हुए तिलक को मिटा देना है। शीशे के सामने खड़े होकर तुम तुरंत असली दुनिया में चले जाओगे और जो भी कोई अपराधी अंदर जाएगा उसे बस अपनी गलती कबूल करनी होगी। वो तभी बाहर आएगा। हमें ये चीजें मंजूर हैं। दोनों ने जैसे ही तिलक मिटाया, दोनों अपने असल दुनिया में वापस आ गए और बिल्लू उस शीशे को लेकर फिर से शहर में अपने बर्तन की दुकान पर चला गया। मैंने कहा था ना कि अपना चेहरा दोबारा मुझे कभी मत दिखाना। मुझे चोर नौकर नहीं चाहिए। मालकिन, मैं भी इसी बात का सबूत देने आया हूँ कि मैंने चोरी नहीं की। लेकिन हमें तुमसे कोई सबूत नहीं चाहिए। तुम बस यहाँ से चले जाओ। मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन इंसान को एक बार अपनी सफाई रखने का पूरा हक है। हाँ हाँ ठीक है, पर ये सब जल्दी करो। बिल्लू अपने साथीदारों को शीशे के सामने खड़ा कर देता है। वो झिझकते हुए वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस शीशे के सामने हमें क्यों खड़ा कर रहे हो? अरे भाई चलो तो, सिर्फ इतनी सी ही तो बात है। जैसे ही वो दोनों शीशे के सामने खड़े होते हैं, तुरंत ही उस शीशे के गांव में चले जाते हैं। अरे ये सब क्या हो गया? अब ये बाहर कैसे आएंगे? ये सब क्या हो रहा है? तब जाकर बिल्लू अपनी मालकिन को उस शीशे के न्याय और शीशे के गांव के बारे में बताता है। ये हम कहाँ आ गए? यहाँ तो चारों तरफ हम दोनों ही नजर आ रहे हैं। मेरा सर तो फटा जा रहा है। चारों तरफ शीशा देखकर हमें यहाँ से बाहर निकालो। हम अपनी गलती कबूल करते हैं और हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। जैसे ही शीशे के गांव में उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी, दोनों तुरंत ही असल दुनिया में वापस आ गए। मालकिन, हमें हमारी गलती मंजूर है। हमने ही वो बर्तन चुराकर बिल्लू पर इल्जाम लगाया था। उस शीशे के गांव की सजा हमारे लिए काफी है। इन दोनों के बहकावे में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दो बिल्लू, और तुम कल से काम पर फिर से आ सकते हो। और तुम दोनों आइंदा मुझे इस दुकान के आसपास दिखाई मत देना। इसी तरह बिल्लू को शीशे और शीशे की दुनिया ने इंसाफ दिलाया। बिल्लू ने उस शीशे को लोगों के इंसाफ के लिए रखना शुरू कर दिया और बर्तन की दुकान पर फिर से काम करने लगा। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी रहने लगे।